हमारे में इतना संगठनवाद हुआ है कि अगर मैं इस संगठन के कार्यक्रम में आया तो दूसरे संगठन के लोग उस पर बहिष्कार डाल देते, इस संगठन के कार्यक्रम में है तो दूसरे संगठन बहिष्कार डाल देते। नरेंद्र मोदी उनसे भी पहले लाल कृष्ण आडवाणी ये इस देश के पीएम पोस्ट के कैंडिडेट थे, डिक्लेयर थे, आरएसएस के माध्यम से डिक्लेयर थे कि ये 2014 में ये प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। लेकिन एक रात में आरएसएस को ये महसूस हुआ शायद लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में हमें इतनी सीटें नहीं मिलेंगी, इतने सीटें नहीं मिलेंगी, इसलिए उन्होंने एक ही रात में पीएम कैंडिडेट बदल दिया और उन्होंने गुजरात से इंपोर्ट करके नरेंद्र मोदी को देश का पीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया। बताओ मुझे, 2014 से लेकर आज तक 2022 खत्म होने आया है, क्या इतने सालों में कभी लाल कृष्ण आडवाणी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर आरएसएस का विरोध किया है? कभी बीजेपी का विरोध किया है? क्या वहां से बाहर आकर ब्रैकेट में कोई बीजेपी एलके आडवाणी बनाई? क्या कोई आरएसएस एलके आडवाणी बनाई? नहीं। वो उनकी विचारधारा को फैलाने के लिए प्रधानमंत्री पद का भी त्याग करने को तैयार हो जाते हैं। उनके लिए प्रधानमंत्री की कुर्सी बड़ी नहीं है, उनके लिए उनकी विचारधारा सबसे बड़ी है। और हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन के लोगों का बर्ताव इस तरह से है और 10 लाख ऑर्गेनाइजेशन में बटे हुए हम 85% के लोग, हमारा बर्ताव कैसे है? हमें अगर तहसील का भी पद नहीं दिया गया, तहसील का भी, तालुका प्रेसिडेंट कहते हो ना आप लोग, तहसील का भी पद नहीं दिया गया, मुझे कुर्सी पर भी बिठाया नहीं गया, मुझे अगर नीचे बिठाया तो मैं अपनी नई ऑर्गेनाइजेशन बना लेता। और मैं क्या करता हूं, जिस ऑर्गेनाइजेशन से मैं बाहर आया हूं सिर्फ उसको गाली देने का काम। नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। उसकी 104 ऑफिशियल विंग्स है। महिलाओं के लिए दुर्गा वाहिनी, युवाओं के लिए बजरंग दल, विद्यार्थियों के लिए एबीवीपी, राजनीति के लिए बीजेपी, ऐसी केवल 104 उसकी विंग्स है। ऑर्गेनाइजेशन एक ही है, आरएसएस। तो ये एक आरएसएस, एक ऑर्गेनाइजेशन का पूरे देश भर में कब्जा कैसे हो चुका है? सुप्रीम कोर्ट उनके हाथ में, पार्लियामेंट उनके हाथ में, राज्यसभा उनके हाथ में, मीडिया उनके हाथ में, प्रशासन उनके हाथ में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उनके हाथ में, ईडी उनके हाथ में। पूरा देश एक ऑर्गेनाइजेशन के कब्जे में कैसे है? और 10 लाख ऑर्गेनाइजेशंस, इनका कहीं पर भी इनका वर्चस्व क्यों नहीं है? 85% लोगों की 10 लाख से भी ज्यादा संगठनाएं आज भारत में काम कर रही है और 3.5% लोगों की सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन है। और जिन जिन महापुरुषों ने, महानायिकाओं ने हमारे हक और अधिकार की लड़ाई लड़ी, उन सभी महापुरुषों को, महानायिकाओं को मैं त्रिवार वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। मंच पर उपस्थित आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष, पामसेफ के अध्यक्ष कमलाकांत काले जी, मंच पर उपस्थित सभी मेरे पुराने सभी साथी, पाटिल साहब, सभी मंच पर उपस्थित, मातंग साहब भी यहाँ आए, मातंग साहब, और जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम के लिए बहुत आग्रह करके बुलाया, वो हमारे फुलाताई जादव नीचे बैठे हुए हैं, और सभी यहाँ पर उपस्थित मेरे भाई बहन माताओं को राजरत्न अम्बेडकर का जय भीम। आज बहुत लोग शायद ये इस कार्यक्रम के बाद थोड़ा सा ट्रोल करेंगे, ये कार्यक्रम में कैसे आए, ये कार्यक्रम में क्यों गए। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, चाहे वो बामसेफ हो, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया हो, समता सैनिक दल का हो, या कोई भी मंच हो, जहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर जी की या हमारे महापुरुषों की विचारधारा हो, वहाँ पर मैं हमेशा मौजूद रहूँगा। जहाँ पर विचारधारा की बात है वहाँ पर मैं हूँ, जहाँ पर विचारधारा नहीं है वहाँ पर मैं नहीं हूँ। तो आज क्योंकि मेरे पास भी समय बहुत कम है, मुझे 5 बजे मीरा भाईंदर पहुँचना है, 2.5 घंटे का सफ़र है, फिर मुझे बदलापुर जाना है, इसलिए मैं बहुत ही कम शब्दों में अपनी बात रखना चाहूँगा। मैं आज क्योंकि बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करता हूँ तो बुद्ध की बात बता के अपनी वाणी को विराम दूंगा। आज की जो हालात है, हम लोग यानी पहले तो हम लोगों में जातिवाद हुआ करता था, धर्मवाद तो है ही, लेकिन उससे भी एक बहुत बड़ा
वाद हम लोगों में निर्माण हुआ है, और वो वाद है संगठनवाद। हमारे में इतना संगठनवाद हुआ है कि अगर मैं इस संगठन के कार्यक्रम में आया तो दूसरे संगठन के लोग उस पर बहिष्कार डाल देते, इस संगठन के कार्यक्रम में है तो दूसरे संगठन बहिष्कार डाल देता। हमारी दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, वहाँ पर एक डेटा हमारे सामने प्रेजेंट किया गया कि अंबेडकर नाम से, सिर्फ अंबेडकर नाम लेकर इस देश में 1 लाख संस्था काम कर रही है। 1 लाख ऑर्गेनाइजेशन हैविंग द नेम ऑफ अंबेडकर, अंबेडकर ऑर्गेनाइजेशन, अंबेडकर सोसाइटी, अंबेडकर सेंटर, पता नहीं क्या क्या। और फिर हमारे बाकी के महापुरुषों के नाम से अलग, बुद्ध के नाम से अलग, गुरु रविदास जी के नाम से अलग, गुरु नानक के नाम से अलग, महात्मा फुले के नाम से अलग, शाहू महाराज के नाम से अलग। ऐसे अगर देखा जाए तो 10 लाख से भी ज़्यादा संगठनाएं आज हम लोगों में काम कर रही है। 85% लोगों की 10 लाख से भी ज़्यादा संगठनाएं आज भारत में काम कर रही है, और 3.5% लोगों की सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन है। मैं कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ, पीजी हूँ, पीएचडी हूँ, नंबर्स मुझे ज़्यादा अच्छे समझ में आते हैं। तो नंबर्स अगर देखा जाए तो 10 लाख बड़ा होता है, 1 छोटा होता है। तो 10 लाख अगर बड़ा है तो 10 लाख लोगों का कब्जा होना चाहिए देश पे। अगर संगठनाएं हमारी 10 लाख संख्या में है तो 10 लाख संगठनाओं का वर्चस्व भारत पर होना चाहिए, ना कि एक संगठन का। लेकिन भारत में कॉमर्स हो, मैथमेटिक्स हो, उल्टा हो जाता है। यहाँ पर एक बड़ा है और 10 लाख का कोई मोल नहीं है। 10 लाख ऑर्गेनाइजेशंस, 10 लाख संगठनाओं का कोई मोल यहाँ पर नहीं है, और एक ऑर्गेनाइजेशन का मोल है। ये मैथमेटिक्स यहाँ आकर उल्टा कैसे हो जाता है? मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मेरी जो बात मुझे समझानी है बुद्ध के उस प्रसंग के माध्यम से, वो बात समझाने के लिए ये बात करनी पड़ रही है। देखिए, आज इस देश में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। उसकी 104 ऑफिशियल विंग्स है। महिलाओं के लिए दुर्गा वाहिनी, युवाओं के लिए बजरंग दल, विद्यार्थियों के लिए एबीवीपी, राजनीति के लिए बीजेपी। ऐसी केवल 104 उसकी विंग्स है। ऑर्गेनाइजेशन एक ही है, आरएसएस। तो ये एक आरएसएस, एक ऑर्गेनाइजेशन का पूरे देश भर में कब्जा कैसे हो चुका है? सुप्रीम कोर्ट उनके हाथ में, पार्लियामेंट उनके हाथ में, राज्यसभा उनके हाथ में, मीडिया उनके हाथ में, प्रशासन उनके हाथ में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उनके हाथ में, ईडी उनके हाथ में। पूरा देश एक ऑर्गेनाइजेशन के कब्जे में कैसे है? और 10 लाख ऑर्गेनाइजेशंस, इनका कहीं पर भी इनका वर्चस्व क्यों नहीं है? उसकी एक आप लोगों को उदाहरण देके समझाना चाहता हूं। विचारधारा की मैंने इसलिए बात की, हमने देखा 2014 में जब इलेक्शंस का माहौल था, इलेक्शंस डिक्लेयर नहीं हुई थी, इलेक्शंस का माहौल था, तब नरेंद्र मोदी, उनसे भी पहले लाल कृष्ण आडवाणी, ये इस देश के पीएम पोस्ट के कैंडिडेट थे, डिक्लेयर थे, आरएसएस के माध्यम से डिक्लेयर थे कि ये 2014 में ये प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। लेकिन एक रात में आरएसएस को ये महसूस हुआ शायद लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में हमें इतनी सीटें नहीं मिलेंगी, इसलिए उन्होंने एक ही रात में पीएम कैंडिडेट बदल दिया और उन्होंने गुजरात से इंपोर्ट करके नरेंद्र मोदी को देश का पीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया। बताओ मुझे, 2014 से लेकर आज तक 2022 खत्म होने आया है, क्या इतने सालों में कभी लाल कृष्ण आडवाणी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर आरएसएस का विरोध किया है? कभी बीजेपी का विरोध किया है? क्या वहां से बाहर आकर ब्रैकेट में कोई बीजेपी एलके आडवाणी बनाई? क्या कोई आरएसएस एलके आडवाणी बनाई? नहीं। वो उनकी विचारधारा को फैलाने के लिए प्रधानमंत्री पद का भी त्याग करने को तैयार हो जाते हैं। उनके लिए प्रधानमंत्री की कुर्सी बड़ी नहीं है, उनके लिए उनकी विचारधारा सबसे बड़ी है। और हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन के लोगों का बर्ताव इस तरह से है, और 10 लाख ऑर्गेनाइजेशन में बटे हुए हम 85% के लोग, हमारा बर्ताव कैसे है? हमें अगर
तहसील का भी पद नहीं दिया गया, तहसील का भी, तालुका प्रेसिडेंट कहते हो ना आप लोग, तहसील का भी पद नहीं दिया गया। मुझे कुर्सी पर भी बिठाया नहीं गया। मुझे अगर नीचे बिठाया तो मैं अपनी नई ऑर्गेनाइजेशन बना लेता। और मैं क्या करता हूं, जिस ऑर्गेनाइजेशन से मैं बाहर आया हूं, सिर्फ उसको गाली देने का काम करता हूं। विचारधारा हमें पता ही नहीं, हमें विचारधारा का कोई लेना देना नहीं। बुद्ध का क्या विचारधारा है, बाबा साहब की क्या विचारधारा है, महात्मा फुले की क्या विचारधारा है, शिवाजी महाराज की क्या विचारधारा है, हमें उसका कोई लेना देना नहीं है। हम बस आपस में ही लगे हुए हैं। वो उनकी विचारधारा को फैलाने के लिए प्रधानमंत्री पद का भी त्याग करने को तैयार है। हम हमारी विचारधारा को फैलाने के लिए हम एक छोटा सा पद भी छोड़ने को तैयार नहीं हो रहा। और इसलिए एक बुद्ध की बात समझा के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। अगर इसी तरह से हम ऑर्गेनाइजेशंस में बटे रहे, संगठनवाद में बटे रहे, तो एक दिन हमारे ऊपर क्या नौबत आएगी, ये बुद्ध की बात से बताना चाहता हूं। तथागत बुद्ध चारिका किया करते थे, कभी एक गांव में नहीं रुकते थे। अपने विचारधारा का प्रचार और प्रसार हर एक गांव में जाकर करते थे। और वो अपने संघ के साथ, बुद्ध संघ के साथ, वो अपने संघ के साथ अलग अलग गांव में, अलग अलग प्रांत में वहाँ जाया करते थे। एक दिन ऐसे ही चारिका करते करते वो ऐसे नगर में आकर पहुँचे, ऐसे गांव में आकर पहुँचे, वो पता नहीं कितने सालों से उजड़ चुका था। तथागत बुद्ध के संघ ने पूछा कि ये तथागत, ये कैसा गांव है, यहाँ पर कोई पेड़ नहीं दिखाई दे रहे, कोई जानवर नहीं दिखाई दे रहे, सिर्फ घर है, रास्ते हैं, यहाँ के लोग कहाँ चले गए? तथागत बुद्ध ने कहा कि जाओ जरा देख कर आओ, इस गांव के लोग कहाँ चले गए, इस गांव के लोग कहाँ हैं। और सभी बौद्ध भिक्षु एक एक घर में वो छानबीन करने के लिए गए कि गांव के लोग कहाँ चले गए। तथागत बुद्ध भी एक घर में गए और घर में जाते ही उन्होंने क्या देखा कि सभी जो लोग हैं वो अपने अपने घरों में मरे पड़े हैं, मर गए। और विशेष उन्होंने एक और जानकारी उनको प्राप्त हुई कि सभी जो लाशें हैं, घर के अंदर जो लाशें हैं, वो एक गड्ढे में पड़ी हुई है। उन्हें उस रहस्य का पता नहीं चल रहा था कि ये मरे तो है, लेकिन ये गड्ढे में कैसे है, ये गड्ढे के अंदर क्या है। और सभी लोगों के घरों में ये गड्ढे हैं। बुद्ध ने भी ये बात देखी और फिर सभी संघ बुद्ध के पास आए, बुद्ध से पूछा कि तथागत, ये क्या अजीब गांव है, ये क्या दृश्य है, ये कि सभी लोग मरे पड़े हैं, अपने अपने घरों में मरे हुए हैं, और विशेष कि अपने अपने घरों में एक गड्ढे में पड़े हुए हैं, इसका हमें रहस्य बता। तथागत बुद्ध ने सारा एनालिसिस किया और इस गांव के ऊपर क्या हुआ होगा वो तथागत बुद्ध ने उन बौद्ध भिक्षुओं को बताया। तथागत बुद्ध ने कहा, ये जो गांव है, इस गांव पर पिछले 10-15 सालों से बारिश नहीं हुई। बारिश न होने की वजह से धीरे धीरे यहाँ के पेड़ पौधे सूख गए, मर गए। सारे जो जानवर थे वो पानी की तलाश में अलग अलग गांव में, अलग अलग दिशाओं में चले गए। लेकिन इस गांव के लोग गांव को छोड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनके घर थे, जमीन थे, खेत थी, इसलिए वो अपने गांव में ही रहना चाहते थे। और जिंदा अगर रहना है तो पानी चाहिए, और इसलिए वो अपने अपने घरों में कुआं खोद रहे थे। वो अपने अपने घरों में कुआं खोद रहे थे और कुआं खोदते खोदते वो उसी में मर गए। और आज उसी कुएं में इनकी लाशें और इनके पिंजर पड़े हुए हैं। बुद्ध के संघ ने पूछा कि तथागत, क्या ये सारे जीवित नहीं रह सकते थे? तथागत ने कहा, रह सकते थे, ये सारे लोग जीवित रह सकते थे, ये सारा गांव फल फूल सकता था अगर इस गांव के लोग इकट्ठा होके सिर्फ एक कुआं अगर खोदते तो ये सारे के सारे लोग जिंदा रह सकते थे, अगर एक होकर एक कुआं खोदते। आज इस देश का संविधान नष्ट हो रहा है, आज इस देश की सारी लोकतंत्र डेमोक्रेटिक कंडीशंस खत्म हो रही है, सुप्रीम कोर्ट खत्म हो रहा है, मीडिया तब से ही हमारा नहीं था, सारी पब्लिक सेक्टर खत्म हो रही है और हम अलग अलग बटकर आंदोलन कर रहे हैं।
आज इस देश का अगर संविधान बचाना है, इस देश का लोकतंत्र बचाना है, तो अलग अलग कुआं खोदकर हम लोग जीवित नहीं बच पाएंगे। अगर हमें जीवित बचना है तो हमें एक होकर यह लड़ाई लड़नी होगी, इन मनुवादियों के सामने एक होकर हमको लड़ना होगा। और इसलिए मैं आज आपके मंच पे हूं, यह बताने के लिए कि मैं आपके लड़ाई के साथ, हमारे लड़ाई के साथ हम एक है, एक होकर हम लड़ेंगे। बस यही बात मैं आज आप लोगों को यहां कहने आया था। मैं आज बामसेफ के इस 39 राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए तहे दिल से मनोकामना देता हूं, मंगल कामनाएं देता हूं। और इसी तरह से हमारे सभी, हम लोग उनको SC ST OBC, जिसको हम एक शॉर्ट टर्म दे दिया है, मूल निवासी, SC ST OBC माइनॉरिटीज, सारे माइनॉरिटीज, चाहे वो क्रिश्चियन हो, सिख हो, मुस्लिम हो, सभी माइनॉरिटीज, एक मंच पर हम लोगों को लड़ना है। और एक मंच पर एक होकर हमें इन मनुवादियों से, RSS से, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, इनके पेड़ नहीं, डेडिकेटेड 85 लाख वर्कर्स आज काम कर रहे हैं। 85 लाख वर्कर्स। इस तरह से हम लोगों को इतनी बड़ी तादाद में, इतनी बड़े संगठनों से हम लोगों को लड़ना है, तो उस हिसाब से हमको ऑर्गेनाइज होकर काम करने की ज़रूरत है। आज आप लोगों ने मुझे बुलाया, मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। खास करके हमारी फुलाताई जी का आभार व्यक्त करता हूँ। पता नहीं वो पिछले कितने दिनों से मुझे फ़ोन कर रही है और मैं फ़ोन भी नहीं उठा पा रहा था, इतना मैं कंटिन्यूसली बिजी था। दोपहर में 12 बजे आया हूँ, बिना खाना खाए, पानी भी नहीं पिया, मैं वैसे ही नहा के तुरंत यहाँ पर आया हूँ। फिर मुझे मीरा भाई अंदर निकलना है, तो मैं आपसे मैं बहुत खुश होता कि अगर मुझे पूरा दिन का सेशन सुनने मिलता, क्योंकि यही वो मंच है जहाँ से मैं तैयार हुआ हूँ। मैं हमेशा इसको अपना घर समझता हूँ, बामसेफ को अपना घर समझता हूँ। जब भी मेरी ज़रूरत पड़े मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूँ। आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो।